राइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। जो हमारी जीसीसी पॉडकास्ट की सीरीज हमने शुरू की थी मुस्लिम भाई के साथ, थोड़ा सा ब्रेक आ गया था उसमें, जिसमें मुस्लिम भाई थोड़ा सा ट्रैवल कर रहे थे, तो हमारे जो स्केड्यूल्स थे वो लाइन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। मुस्लिम भाई वापस आ चुके हैं अपने यूके के होम ऑफिस के अंदर, और हम उनसे जानेंगे कि जो उनका पूरा ट्रिप रहा है दुबई, ओमान और फिर यूएई में काफ़ी जगह वो घूमे हैं, तो क्या उसका कंक्लूजन है फ्रॉम इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट। और फिर जो भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई है कतर पे अटैक के बाद से, उसके बाद जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा शेक हो गया, तो हम उस पर थोड़ा सा बात करेंगे कि वो क्या प्रॉस एंड कॉन्स है जो उनको देखना पड़ेंगे इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। और फिर देखते हैं कि आगे जो जीसीसी की जो रियल एस्टेट मार्केट वो किस तरफ जा रही है। तो ये हमारा टॉपिक है आज की वीडियो का। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, मैं ठीक-ठाक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आपका मेरे ख्याल में 2 महीने का ट्रिप रहा है तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, है? ऐसे ही, ऐसे है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो इस 2 महीने में तो आपने बहुत सारी चीज़ डिस्कवर, क्योंकि हमने जो लास्ट हमारी एपिसोड थी, उसमें हमने थोड़ा-सा बात की थी, जो आपके एक इन्वेस्टर क्लाइंट थे, उनसे हमने फीडबैक भी लिया था। तो थोड़ा-सा बताइए कि जो पूरा आपका ट्रिप रहा है, उसका जो अगर आप उसको कंक्लूड करना चाहें, कि आपने क्या ऑब्जर्वेशन वहाँ पे जाके देखी है, जो इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट्स हैं, वो क्या हैं? डेवलपर्स की तरफ से क्या प्रोग्रेस नज़र आ रही है? फिर जो आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं इस वक्त, जो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा समराइज़ कर दीजिए लोगों के लिए कि भाई क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं एंड वेयर वी आर हेडिंग? हुँ। एक तो यासीन सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया भाई, आपके कंसिस्टेंट फ़ॉलो-अप्स और ये कि हमें करना है, करना है, करना है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट है एंड आई मस्ट अपलॉड कि यार बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया है और वो जो भी हो गई ना, वो भी आपकी वजह से हो गई, अदरवाइज़ जिस तरह से शेड्यूल चल रहा था तो बड़ा मुश्किल था मुश्किल था, बिल्कुल, वो मैं निकाल समझ के सकता हूँ। करना क्योंकि सुबह जाते थे और फिर रात को आते थे और हालत ख़राब होती थी कि अब कल अगले दिन फिर जाना है क्योंकि आपको पता है असाइनमेंट बेस्ड होते हैं, आपकी वो एक चेकलिस्ट बनी होती है, सुबह क्या बिल्कुल। करना है, शाम को क्या करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो कभी-कभी हम ओवरडू भी करते हैं तो बहुत एग्ज़ॉस्ट हो रहे थे। बट एनीवे तो अच्छा रहा ट्रिप, बहुत नॉलेज मिली और मैं जल्दी-जल्दी कंक्लूड करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं यूएई की। हमारे एक दोस्त आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने भी बहुत अच्छी रिसर्च की थी आने से पहले और उनकी वजह से ये ट्रिप बहुत इन्हांस हो गया क्योंकि जिस तरह से ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लोग मिल जाएं और वो फिर ज़्यादा एक्सपेंड हो, होराइजन ज़्यादा बड़ा हो तो इतना ही फ़ायदा होता है। तो मुझे तो बेतहाशा फ़ायदा हुआ उनके आने से और हम बहुत सारी चीज़ें हमने जाके देखी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी वो ये देखी कि क्वालिटी क्या है। जो अच्छे डेवलपर्स को बताते हैं ना कि ये अच्छा डेवलपर, अच्छा डेवलपर, तो क्वालिटी क्या है, क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है, जिसको कह रहे हैं कि ये ज़बरदस्त है, जैसे एलिंगटन है, कितना ज़बरदस्त है, या इम्तियाज़ का डिस्कशन निकला था तो वो कितना ज़बरदस्त डेवलपर है। तो हमने जाके एक्चुअली क्वालिटी जो है ना ऑडिट किया और बड़ा दिल खुश हुआ देख के कि यार बड़ी ज़बरदस्त किसी की क्वालिटी जो है वो डिलीवर हो रही है। तो एक तो ये वाला सिलसिला रहा और फिर वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से हम मिले। आई थिंक पहले भी शेयर कर चुके हैं कि हम लोग ऐसे लोगों से भी मिले जो कि बड़ा क्रिटिकली उस मार्केट को देख रहे हैं। फिर हम ऐसे लोगों से भी मिले जो कि ऑब्वियसली बड़े एम्बेसडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि दुबई की मार्केट बढ़ चढ़ेगी, चढ़ती रहेगी, चढ़ती रहेगी, इस तरह के लोगों से मिले। फिर हम बिजनेस सेटअप कंपनी से भी मिले, फिर हम एयरबीएनबी कंपनी से भी मिले और बहुत सारी कंपनी से वहाँ पे हम मिले। तो हमारा जो होराइजन था ना वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा। आई थिंक 10-12 दिन का हमारा ट्रिप था और बहुत जैम पैक ट्रिप था। कंक्लूजन मैं बता देता हूँ और वो कंक्लूजन ये है कि ऑब्वियसली हम जाने से पहले ये देख रहे थे कि जी जो कुछ रेटिंग फर्म्स हैं वो कह रही हैं कि जी कुछ ना कुछ करेक्शन आगे आनी है बिकॉज ये कि सप्लाई इंक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो जो रेंटल है उनके ऊपर चीज़ें जो है वो स्ट्रेस आउट होंगी। तो वो जो हम जाने से पहले देख कर गए थे तो वहाँ पे हमें कंफर्म हुआ कि चीज़ें बिल्कुल नजर आ रही हैं और अगर आप दुबई में जा रहे हैं तो फिर आपके पास कोई ना कोई बफर होना चाहिए और वो बफर हमने लास्ट टाइम भी डिकोड किया था कि भाई अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेते हैं, स्ट्रेस डील लेते हैं और वो एयरबीएनबी के लिए बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ किया तो फिर वो एक बफर आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग मिल जाएगा। तो अगर कम ज़्यादा कुछ होता भी है तो आप सेफ रहेंगे क्योंकि जो चीज़ नहीं हिल सकती और दुबई अफोर्ड नहीं कर सकता हिलना उनका टूरिज्म है क्योंकि टूरिज्म ही गेम है पूरा का पूरा दुबई का। तो ये चीज़ें वहाँ जाके थोड़ी कंफर्म हुई कि यार हम जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर जा रहे हैं वहाँ मोस्टली लोग यही बातें कर रहे थे कि भाई आपको थोड़ा सा मार्जिन रख के इन्वेस्टमेंट करनी है और उसमें ये कि अगर आप विलास पे या टाउन हाउसेस पे चले जाते हैं तो वो थोड़ा सा बफर आपका बेहतर हो जाता है क्योंकि सप्लाई इन दोनों चीज़ों की काफ़ी कम है दुबई के अंदर और जो बेहतात में है वो है स्टूडियोज और 1 बेड। तो अगर आप लेट्स से 2 बेड जाते हैं या 3 बेड जाते हैं तो आप रिस्क मिनिमाइज करते हैं, लेकिन अगर आप स्टूडियोज और 1 बेड में खेल रहे हैं तो आप जो है ना ज़्यादा रिस्क के साथ खेल रहे हैं। उसमें मार्जिन भी कम है ना, क्योंकि वो इतनी तादाद में बन रहे हैं और ऑलरेडी कितने प्रोजेक्ट्स, यानी कि मैं रोजाना मैं वही की वीडियो देखता हूँ, हर वीक एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। तो इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं तो ऑफकोर्स जब वो कंप्लीट होंगे तो कितनी सप्लाई मार्केट में आएगी। तो ऑफकोर्स वहाँ पे प्राइस प्रेशर मुझे लगता है एक्सपेक्टेड है कि एक तो मार्जिन कम हो जाएगा और जब इतनी सप्लाई होगी और फिर एयरबीएनबी के हवाले से भी आप होटल से कंपीट कर रहे हैं, तो अगर आपके पास स्टूडियो है तो आप डायरेक्टली होटल से कंपीट कर रहे हैं, तो होटल उनका तो बिजनेस ही वही है कि उन्होंने इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है। तो एक वहाँ पे भी आपको एयरबीएनबी की तरफ से जो है प्रेशर मिलेगा। लेकिन आपकी बात ठीक है, अगर आपके पास 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, तो वो ऑफकोर्स सप्लाई में कम है और आपका फिर होटल से कंपेरिजन नहीं है, क्योंकि होटल तो एक रूम दे रहा है ना आपको। अगर आप 2 बेडरूम का अपार्टमेंट शॉर्ट टर्म रेंट पर दे रहे हैं तो ऑफकोर्स उसमें आप फुल सिर्फ फैमिली अपने साथ ही कंपीट कर रहे हैं, जो आपकी स्पेस में लोग होंगे उनके साथ ही कंपटीशन होगा। और फिर ये कि जितना आप ऊपर जाएंगे ना इतना जो रेंटेबिलिटी है ना वो ज़्यादा हाई हो जाएगी। हम्म। मतलब इतनी बड़ी फैमिली होती है इतने ही रीजन ना निकलने के हो जाते हैं क्योंकि जब फैमिली सेटल हो जाती है, स्कूल सेटल हो जाते हैं, चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो कहती हैं यार कितनी सारी चीज़ों को हम चेंज करेंगे। लेकिन अगर कोई कपल होता है या बच्चे छोटे होते हैं या उनको मूव वो करना आसान होता है। उसकी चीज़ें आसान है करना कि यार चलो ये छोड़ दो, समझ नहीं आ रहा, कहीं और चले जाते हैं, उन्हें पता है बैग बंद करना है पहुंच जाना है। लेकिन अगर बच्चे हैं स्कूल जाने शुरू हो गए हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप एजेस के ऊपर रहते हैं ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा बजट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा और ये वाला पॉइंट के एयरबीएनबी को हमेशा दिमाग में रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक वो है क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी है इस वक्त के हिसाब से और आगे वाले वक्त के हिसाब से भी कि अगर आपने एयरबीएनबी के को दिमाग में रख के कोई प्रॉपर्टी ली हुई है तो बेसिकली आपके पास दोनों चीजें हैं, लॉन्ग टर्म रेंटल का भी पोटेंशियल मौजूद है और एयरबीएनबी का भी है। तो बजाय इसके या तो सिर्फ लॉन्ग टर्म रेंटल की प्रॉपर्टी जा सकती है, एयरबीएनबी तो नहीं जा सकती। लेकिन अगर आपके पास दोनों चीजें आ जाएंगी तो आपको फायदा हो जाएगा कि इनकेस ये नहीं हुआ तो ये आ जाएगा। तो ये जरूर रखें आप। अच्छा अब ये तो हो गया दुबई। अब हमने कहा कि दुबई तो हमने देख लिया है लेकिन और भी थोड़ी सी मार्केट्स हैं जो देखनी चाहिए क्योंकि पहले हम शारजा वगैरह देख चुके थे और सब कुछ थे। इस दफा हम अबू धाबी चले गए और अबू धाबी में जाने का रीजन ये था कि पीछे कुछ लोग जो थे वो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जा रहे हैं ना तो प्लीज जरा जरा ये डिज्नी वर्ल्ड की कहानी देखकर आइएगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या डेवलपमेंट हुई है, वहाँ क्या हो रहा है, ग्राउंड के ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ये। तो हमने कहा चलो यार वो दिन हम एक डेडिकेटेड दिन निकालते हैं और हम अबू धाबी चले गए। और अबू धाबी में जो हमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नजर आई, एक तो डिज्नी वर्ल्ड नजर आया क्योंकि वो जो यास आइलैंड है इसको पूरा इंटरटेनमेंट आइलैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वो है ना F1 फरारी है और फरारी वर्ल्ड है और फिर वार्नर ब्रदर्स का भी एक पूरा उन्होंने थीम पार्क बनाया हुआ है। अब सुनने में यह है कि और भी थीम पार्क्स को जो है वो पिच किया जा रहा है कि यहाँ पर आओ।
तो ये जो डिज्नी वर्ल्ड का जो पुल है, आई थिंक ये बहुत ही जबरदस्त पुल है, क्योंकि इसके बाद जब लोग आएंगे तो वो बाकी जगहों पे भी फिर जाएंगे, अबू धाबी भी जाएंगे, दुबई भी जाएंगे। तो एक तो ये चीज़ हमें बड़ी अट्रैक्टिव लगी कि इस वक्त अगर उस चीज़ को एनालाइज किया जाए तो बड़ा अच्छा टाइम है एंटर होने का, क्योंकि अभी रिसेंटली ये अनाउंस हुआ है। प्राइसेस ऑलरेडी टर्न अप शुरू हो चुकी हैं अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन अभी भी आपके पास मार्जिन है, क्योंकि उसकी जो टाइमलाइन है वो 2030 तक की होगी टाइमलाइन। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ हमें एक और नजर आई वो आई एडीजीएम, अबू धाबी ग्लोबल मार्केट्स। और इसको आप डीआईएफसी जो है दुबई का, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश कॉमन लॉ लगता है डीआईएफसी में, इसीलिए दुनिया की जो ग्लोबल कंपनीज हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो सारी की सारी वहाँ पर आके स्टैब्लिश हो गई हैं। इसी तरह से अबू धाबी ने एडीजीएम बनाया है और यहाँ पे भी इन्होंने इंग्लिश कॉमन लॉ इंट्रोड्यूस किया, और वो हेज फंड्स वगैरह को आई थिंक लास्ट टाइम भी हमसे बात कर रहे थे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उनके चारों तरफ की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रीम आइलैंड वगैरह के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, वो काफी अट्रैक्टिव प्रॉपोजिशन है और सस्ती है। हाँ, थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये एडी जो आपने बात की है, ये इसके पीछे क्या रीज़न है इस्टेब्लिश करने का? यार ये देखिए, इस पूरे रीजन के अंदर ना सबको यूएसपीज चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, राइट। मोटी एग्जांपल दे दूं, जिनको ओमान पसंद आता है उनको दुबई पसंद नहीं आता, मोटी सी एग्जांपल है। तो ओमान ने जहां कॉपी करने की कोशिश की दुबई का मॉडल, ओमान सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा, क्योंकि दुबई इट्स दुबई। इसी तरह से अगर दुबई का मॉडल एक्जैक्टली वहां पे कॉपी होने की कोशिश की जाए उसी तरह से दुबई ने किया है, तो कोई मॉडल नहीं चलेगा। अब सबसे बड़ा एडवांटेज अबू धाबी को जो है वो उनकी ऑयल मनी का है, क्योंकि यूएई का जो सबसे ज्यादा ऑयल है वो अबू धाबी के पास है। तो जब ऑयल मनी का इतना बड़ा बफर मौजूद है, और जब उन्होंने एडीजीएम स्टैब्लिश किया, ग्लोबल मार्केट स्टैब्लिश की, कि फिर अब हेज फंड्स मूव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उस वजह से कर रहे हैं कि अगर कोई भी रिपल इफेक्ट आता है किसी तरीके से, तो अबू धाबी का जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वो बाकी सारी एमिरेट्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उसको होल्ड करने के लिए। और ये के साथ में अबू धाबी अपनी यूनिकनेस इस चीज पे स्टैब्लिश कर रहा है। इसी तरह से अबू धाबी ने उस पर नहीं छोड़ा हुआ, बल्कि वो फिर इंटरटेनमेंट आइलैंड्स बना रहा है। ये जो अच्छा अबू धाबी का एडवांटेज है कि उनके पास आइलैंड्स ही आइलैंड्स हैं, दुबई के पास तो आइलैंड्स है नहीं, उन्होंने आइलैंड्स बनाए हैं, क्रिएट किए। 6-7% टोटल जो उनकी लैंड है दुबई की, वो बीच फ्रंट है। उनके साथ एडवांटेज है कि उनका मल्टीपल आइलैंड्स हैं, नेचुरल मल्टीपल आइलैंड। तो पानी तो वैसे ही वैल्यू इंक्रीज कर देता है उसकी प्रॉपर्टी की, और फिर आप जब वो एक अपने हिसाब से यूनिक इंटरटेनमेंट जोन यहाँ बना रहे हैं और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट वहाँ बना रहे हैं, तो उस तरह से वो लोगों को अट्रैक्ट जो है वो कर पा रहे हैं। आपका कोई इन्वेस्टर भी है ना इसको उन्होंने दे दी है सिटीजनशिप? हाँ, केविन ओलेरी, वो उसी का कोट मैं यहाँ मेंशन करना चाहता था कि उसने कहा था कि अबू धाबी जो है वो मिडिल ईस्ट का फाइनेंशियल हब बनने जा रहा है, और वो खुद अबू धाबी गवर्नमेंट के साथ काफ़ी काम कर रहा है उसको स्टैब्लिश करने के लिए, और ऑफ कोर्स फिर ज़ाहिर सी बात है उसकी अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट भी है, और उसी वजह से यूएई गवर्नमेंट ने उसको ऑनररी यूएई सिटीजनशिप भी दी है। तो मैं उसी तरह बता रहा था कि अगर अबू धाबी को फाइनेंशियल हब के तौर पर बनाया जा रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं या फिर जो ब्रोकरेजेस फर्म्स होती हैं वो फिर वहाँ आके बैठेंगी। ऑफ कोर्स अभी तो जैसे दुबई एक स्टॉक मार्केट का हब है ना इस वक्त यूएई का, तो हो सकता है वो आहिस्ता अबू धाबी भी अपने आप को थोड़ा सा स्टैब्लिश करेगा इस हवाले से। तो दैट इज आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजन कि अगर इतनी डेवलपमेंट वहाँ हो रही है फाइनेंस के हवाले से, तो ऑफ कोर्स फिर बड़े बड़े बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हेज फंड ओनर्स हैं, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी वहाँ पे प्रेजेंस अब होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्वियसली वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड कह सकते हैं आप अबू धाबी को। फिर दूसरी ये कि सॉवरेन फंड, वन ऑफ द बिगेस्ट सॉवरेन फंड्स हैं, टॉप 5 टॉप 6 के अंदर आते हैं ये लोग। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली जो रिस्क जो है ना उसको मिनिमाइज करते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे ये वाली चीज़ हमें देखा, मुझे नजर आया कि अगर वहाँ पे एक्सप्लोर की जाए इस वक्त की मार्केट, क्योंकि इस वक्त हाईलाइटेड मार्केट नहीं है अबू धाबी की, और हम इससे पहले ये सोच रहे थे कि अबू धाबी में कौन इन्वेस्ट करता होगा, क्यों इन्वेस्ट करता होगा, क्योंकि फ्री होल्ड जो है वो 6 साल पुराना है अबू धाबी में। 6 साल पहले से आप खरीद नहीं सकते थे। दुबई का फ्री होल्ड 20 साल पुराना है, तो अभी 5-6 सालों के अंदर कौन खरीद रहा होगा। लेकिन ये कि जब हम वहाँ गए तो हमें एटलीस्ट ये 2 बड़े स्ट्रॉन्ग रीजन नजर आ रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटीज डिज्नी वर्ल्ड की और एडीजीएम की अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं कि जिनको अगर आप अभी एनालाइज करेंगे तो आपको अच्छे पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे। और एक और भी मैं एक फैक्टर ऐड करूंगा, वहाँ का सबसे बड़ा डेवलपर एल्डार, 80% मार्केट शेयर है, 80% मार्केट शेयर वो एल्डार का है। तो ये जो आइलैंड्स हैं वो सारे के सारे जो मास्टर डेवलपर है वो एल्डार है। तो और ये गवर्नमेंट ओन्ड है या प्राइवेट डेवलपर है? गवर्नमेंट ओन्ड। तो यानी गवर्नमेंट जो है वो डीप है इन चीज़ों के अंदर कि सप्लाई कितनी होगी और डिमांड कितनी आ रही है, और कम किसको करना है, ज़्यादा किसको करना है, पता नहीं मेरे ख्याल से कितना 10,000 मतलब 6:1 का रेशो होगा, यानी इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूँ। और फिर ऑब्वियसली लैंड क्योंकि सस्ती है अबू धाबी के अंदर, तो मोर वैल्यू फॉर मनी आपको मिलता है। तो डीएलडी भी कम है, मतलब दुबई लैंड डिपार्टमेंट की फीस 4% है, यहाँ 2% है। तो आप ये जो वैल्यू फॉर मनी कर रहे हैं, आप इन कंपैरिजन में दुबई कर रहे हैं ना? मैं कंपैरिजन में दुबई कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो वही कह रहा हूँ कि भैया जो लोग दुबई को थोड़ा सा देख रहे हैं कि मार्केट इस लेवल तक पहुंच गई है और उनको लग रहा है कि उनके मार्जिन जो है स्क्वीज हो सकते हैं, अगर उनको लग रहा है, तो फिर जो दूसरी मार्केट देखने वाली इस वक्त है हाई पोटेंशियल मार्केट, वो फिर ये वाली मार्केट है, जिसमें आपको ये और ये सारे फैक्टर्स आपको हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि अबू धाबी इज अट्रैक्टिंग पीपल नाउ कि भाई आओ हमारे पास भी आओ, हमारे पास भी आओ। मैं ये देखा था कि अभी एल्डार जो है वो भी यहाँ पर इन्होंने एक डेवलपर खरीद लिया है लंदन गेट के नाम से, यहाँ पर यूके के अंदर, तो वो भी काफी एक्टिव हो रहे हैं। फिर दूसरा यहाँ पे ये है यहाँ का जो एग्जीबिशन सेंटर है ये भी अबू धाबी ने खरीद लिया है, एक्सेल, लंदन एक्सेल जो है, राइट, यस यस, मुझे याद है। वो जो इनकी सॉवरेन फंड की जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं वो भी इनकी ऑब्वियसली बड़ी स्ट्रेटेजिकली हुई हुई हैं कि उन्होंने कोई छोटी-मोटी चीजें नहीं खरीदी हुई, उन्होंने ज्यादा बड़ी-बड़ी चीजों को पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। तो मेरे ख्याल से जो उनका रिस्क का जो फैक्टर है वो काफी लो है अबू धाबी का, और ये चीज इन्वेस्टर्स को अच्छी लगेगी जब उनको पता चलेगा कि हमारा रिस्क कहीं पे कम है और वहाँ पे हमारे रिटर्न्स जो हैं वो ज्यादा होंगे, और खासकर जब आपके पास इस तरह के इनिशिएटिव नजर आ रहे हैं डिज्नी वर्ल्ड टाइप, तो काफी पोटेंशियल है। तो ये तो रहा हमारा यूएई का। हाँ, थोड़ा सा इसमें ऐड कर दीजिए कि ये जो वीज़ा स्कीम है रेजिडेंसी के हवाले से, अबू धाबी की भी वैसी ही है जैसी दुबई की है, या में कोई फ़र्क है? यार देखिए दुबई और अबू धाबी में जो फर्क है वो फर्क ये है कि दुबई में डाउन पेमेंट के ऊपर भी आपको रेजिडेंसी दे रहे हैं, राइट, 24% दे दो, 2 मिलियन की रेजिडेंसी ले लो। यूएई आपको सॉरी अबू धाबी आपको दे रहा है 2 मिलियन पे, लेकिन अभी डाउन पेमेंट पे स्टार्ट नहीं किया, राइट, आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये सेम चीज शारजा में भी है, ये सेम चीज खाना भी। तो ऐसे यूएई बाकी जगहों पे सही हो रहा है, लेकिन दुबई ने अपना ये डाउन पेमेंट का अलग किया। अच्छा, जिनके पास दुबई का गोल्ड वीज़ा है, क्या वो अबू धाबी में रह सकते हैं या नहीं? है तो आप कहीं भी रह सकते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी अबू धाबी में है तो दुबई का गोल्डन वीजा नहीं मिल सकता आपको। अच्छा, यानी कि अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी लेते हैं
और आपके पास गोल्डन वीज़ा दुबई से मिल गया है तो आप यूएई के किसी भी स्टेट में रह सकते हैं। आप है तो कहीं भी सकते हैं, मिक्स नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते एक प्रॉपर्टी मुझे अबू धाबी में, एक प्रॉपर्टी मुझे दुबई में, हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और दुबई मुझे गोल्डन वीजा देते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, वो तो दुबई समझ गया। दुबई में तो मर्ज कर रहे हैं ना प्रॉपर्टीज। हाँ, कहते हैं बिल्कुल। हमें 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन दुबई में होनी चाहिए। हाँ, As long लेकिन as जो दुबई में हम आपको दे देंगे। लेकिन दुबई में प्रॉपर्टी बाय करने के बाद जो गोल्डन वीज़ा मिलता है, क्या आप उसको यूज़ करके सिर्फ दुबई में रह सकते हैं या यूएई के किसी भी स्टेट में रह सकते कहीं भी हैं? सकते हैं। अच्छा, ठीक है। कहने का कोई इशू नहीं है। हुँ, अब इतने सारे लोग दुबई में जो काम करते हैं वो रहते तो शारजाह में हैं, हुँ, या रास अल खैमा में हैं, वो बेचारे रह ही नहीं राइट। सकते दुबई में। हाँ, मैं ये तो पॉइंट क्लियर करना चाह बहुत रहा था। ठीक है। तो ऐसे है। तो अब ये जो रिसेंट जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है, जो अटैक हुआ है कतर के ऊपर, तो उसके बाद मुझे आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे लोगों की कॉल्स आएंगी कि यार ये क्या हो रहा है और हमारे तो पैसे लगे हुए हैं वहाँ पे और हम तो अब तो हम इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि हम तो डर लग रहा है कि नेक्स्ट अब उसका दुबई हो या यूएई हो या सऊदी हो, या तो बातें तो हो रही हैं, र्यूमर्स तो हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि ये जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट शेकअप हुआ है तो उसके बारे में क्या कहते हैं? यार म्यूचुअली बस थोड़ा सा मैं पीछे चला जाऊंगा कि जब मैंने ये मार्केट्स देखनी शुरू की थी तो मार्केट्स मैंने इस हिसाब से देखनी शुरू की थी कि मैंने इनको स्टडी किया था कि ये कौन लोग हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, कुवैत कैसे बना था, कतर कैसे बना, इनके पास गैस कब निकली, कब चेंज किया, फिर इनकी पॉलिटिक्स कैसे चलती है, सऊदी अरेबिया का क्या रोल है। और जब मैंने इनको स्टडी किया तो यकीन कीजिए मैं 2012 से जीसीसी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगा स्टडी करने के बाद कि मुझे तो इनका कुछ पता ही नहीं था। मैं सबको एक ही तरह की समझा करता था, ये सब एक जैसे हैं, अलग अलग हैं बस, लेकिन सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैंने इनको इंडिविजुअली स्टडी किया ना कंट्रीज को और इनकी फैमिलीज को, तो फिर बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली। और यही चीज़ मैं सब लोगों से कहूँगा कि आप जब भी किसी भी जगह इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको उस जगह का पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको उसकी पॉलिसीज का नहीं पता, अगर आपको उसके पैलेसेस का नहीं पता, अगर आपको नहीं पता कि वो क्यों करना चाहते हैं, मतलब उनका वाई क्या है। आपका तो वाई समझ आ रहा है कि आपको पैसे बनाने, उनका वाई क्या है और उस वाई के साथ उनको क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। तो जब आप अपने आप को एज अ किंग ऑफ यूएई सोचते हैं या किंग ऑफ ओमान सोचते हैं या किंग ऑफ कतर सोचते हैं, तो फिर आपको आइडिया होता है कि ओ अच्छा ये मुल्क है, इसके ये चैलेंजेस हैं, ये मैंने इसको ऐसे रन करना है, मुझे लोगों को इसलिए बुलाना है क्योंकि मेरा तेज आ रहा है, तो उनकी स्ट्रेटजी इसीलिए 6 के 6 मुल्क बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि कतर में ये हो गया है तो कल कहीं और हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि उसको नहीं पता कि कतर एक बहुत ही मुख्तलिफ जगह है, सऊदी अरेबिया बिल्कुल ही मुख्तलिफ जगह है, यूएई बिल्कुल मुख्तलिफ जगह है। ये जरूर ज़बान जैसी बोलते होंगे, शादियां इनकी आपस में हुई होंगी, लेकिन इनके जो एस्पिरेशंस हैं, इनके बैंकों में पैसे जो हैं, इनकी पॉलिटिक्स जो है, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट है। और जब आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप स्टडी करेंगे कि भाई कहाँ होने के चांसेस हैं और कहाँ होने के चांसेस नहीं है। तो ये बेसिकली इसकी वो है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली हमने ज़्यादा हमारा वो है नहीं स्ट्रेंथ पॉलिटिक्स के ऊपर, तो हम ज़्यादा उस पर बात भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कहूँगा लोगों से कि आप इनकी तरह हिस्ट्री से आके पढ़िए और वो हिस्ट्री आपको खुद ही बता देंगी कि आपको कहाँ पे नजर आएगा, कहाँ नजर नहीं आएगा। जो एक कॉमन चीज़ मुझे नजर आती है, वो एक चीज़ नजर आती है, होती है नीड की चीज़। नीड होती है ना, नीड, और एक होता है वांट। एक मेरी चाहत है और एक मेरी ज़रूरत है। कतर की नीड कम है बहुत पैसे कमाने की, क्योंकि बहुत सारे पैसे हैं ऑलरेडी और पूरी दुनिया में इन्वेस्ट किए हुए हैं और बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है, राइट। तो उनकी चाहत ज़्यादा है कि लोग आए उनके पास, लेकिन उनकी नीड कम है कि लोग आए उनके पास। ये बाकी जगहों के अंदर उनकी नीड बड़ी है, उनकी चाहत प्रॉब्ली हो ना हो कि आप आए मेरे पास, लेकिन उनकी ज़रूरत बड़ी हो गई है। और ये ज़रूरत की एग्जाम्पल आप देख लीजिए दुबई से। दुबई के पास कुछ नहीं था तो 20 साल में ये किया है। अगर दुबई के पास भी बहुत कुछ होता तो शायद सारे जीसीसी कंट्रीज वहीं के वहीं होते जो 20 साल पहले थे। लेकिन दुबई निकला इसी वजह से कि हमें तो कुछ ना कुछ हर सूरत में करना है, क्योंकि हमारे पास तो तेल नहीं है। तो जब नहीं होता ना, घर में रोटी नहीं होती, तो बंदा बाहर निकलता है कुछ करने के लिए और डेस्परेट होता है। तो आप ऑयल क्योंकि जा रहा है पूरे रीजन का, कुवैत का भी जाएगा, बहरीन का भी जाएगा, सऊदी अरब, सभी कह रहे हैं डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई करो। तो डाइवर्सिफिकेशन का नीड ही यही है कि अगर हमने नहीं अट्रैक्ट किया एफडीआई उस तरह से जैसे दुबई ने अट्रैक्ट किया है, तो हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप जब स्टडी करें ना 6 की 6 मुल्कों को, देखिएगा कि किसको आपके एफडीआई की नीड है और किसको आपको एफडीआई की नीड नहीं है। और जहाँ नीड है उसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर करें, हर हिसाब से करें, पॉलिटिक्स के हिसाब से भी करें, इकोनॉमी के हिसाब से भी करें, उसके हिसाब से स्टडी करें और फिर जाके देखें कि आपको जो है वो सूट करती है वो जगह या नहीं करती। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है ना कि नीड और वांट की तो हमें डायनामिक्स समझ में आ गई है, लेकिन ये जो जियोपॉलिटिकल अलायंसेस बन रही हैं तो ये अब किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है ना। अब जैसे कि ईरान के साथ थोड़ा बहुत कुवैत कतर का रिलेशनशिप थोड़ी सी बेहतर थी एज कम्पेयर टू सऊदीज और यूएई, और फिर जब इसराइल का अटैक हो गया अब ये कि उसके बाद सारे जो डीसीसी वो अब जागें कि अच्छा ये भी हो सकता है। तो उस हवाले से ऑफकोर्स जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो अगर लेट्स से अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, आपके पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ यार मुस्लिम भाई आप इतना जीसीसी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मुझे तो डर लग रहा है कुवैत के कतर के पास से कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ यूएई के अंदर तो कल को अगर एक और धमाका हो जाता है कहीं पे, लेट्स से दुबई में कोई अटैक हो जाता है या कोई माइनर अटैक हो जाता है या कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो आपका क्या जवाब होगा मेरे लिए? नहीं होगा। अच्छा, आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, कोई एक सॉल्व रीजन बता पॉलिटिक्स देंगे? में ये क्यों ना कि देखें ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स पे हम ज्यादा बात नहीं कर सकते इसके ऊपर, और ना हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब आप कंट्रीज को स्टडीज करते हैं, और मैंने आपसे कहा ना कि ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव पे डिपेंडेंट है। जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो यूएई का ऑब्जेक्टिव सिर्फ दुबई जब कर रहा था तब क्या था? जब सिर्फ दुबई कर रहा था आज से 10 साल पहले, फॉर एग्जांपल 8 साल पहले, और आज यूएई पूरा का पूरा वही कर रहा है, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव एज अ कंट्री, पहले एज अ सिटी था, अब एज अ कंट्री क्या है? राइट। कोविड के बाद चेंज हो गया सब, इकोनॉमीज वीक हो गई, और जब वो वीक हुई तो इन जीसीसी कंट्रीज का रेनेसेंस पीरियड स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इनको डाइवर्सिफाई तो करना था, इससे अच्छा टाइम डाइवर्सिफाई करने का इनको मिल नहीं सकता था, क्योंकि दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई कोविड के बाद कि लोग ढूंढ ढूंढ के जाने लगे। दुबई तो क्या बुला रहा होगा जो लोग ढूंढ ढूंढ के पहुंच रहे हैं। या फॉर एग्जांपल ओमान कितनी मेहनत कर रहा है प्रमोशन में, मुझे बता दें।
दुबई का तो 70-80 हज़ार बंदा रोज फोन करता है ना, और उन्होंने अपने ऑफिस भी खोली हैं पूरी दुनिया के अंदर। ओमान ने क्या किया? कुछ नहीं किया। ओमान खुद पहुंच रहे हैं लोग ढूंढ ढूंढ के। तो ये जो पीरियड है जहां पे लोग ढूंढ ढूंढ के वहां पहुंच रहे हैं, और साथ में उनकी डाइवर्सिफिकेशन की एफर्ट जो थी वो उनको करनी है, तो इससे अच्छा कोई पीरियड हो सकता है? कोई भी अच्छा पीरियड हो सकता है। तो ये मैं कह रहा हूं कि वही कि मैं बस इतनी बात कर सकता हूं कि आप जाके थोड़ा सा स्टडी कीजिए ना, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ें, थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा रीजन को वो करें। और इस वक्त अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को और ग्लोबल रिलेशनशिप्स को आप नहीं समझते, तो फिर आप नेविगेट नहीं कर सकते। क्योंकि वो जो राइट चादर है ना, जैसे कहते हैं चादर पे शादी, ये हुआ है तो हर जगह ये होगा, नहीं होगा। हर कंट्री को ना आपको उसके अपने मेरिट के ऊपर जज करना होगा, उसको स्टडी करना होगा, उसकी हिस्ट्री देखनी होगी, और फिर करना होगा कि, और कुछ चीजें आपको उसकी ऐसी नजर आएंगी जो आप हैरान होंगे कि इन्होंने क्यों की हैं। फिर आपको आइडिया होगा, अच्छा ये इन्होंने इसलिए की हैं क्योंकि उनको ये करना था, उन्होंने इसलिए की हैं क्योंकि इन्होंने ये करना था। तो वो आपको डॉट्स भी कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं है कि लेकिन ये जो सिचुएशन चल रही है सारी की सारी, इसमें ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है। तो आप ये बताइए कि नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं कि और कौन सी मार्केट्स ओपन हो रही हैं? हमने ओमान पे तो काफ़ी बात की है, यूएई पे काफ़ी बात की है, सऊदीज़ पे हम थोड़ा सा टच किया था, लेकिन इसके अलावा आपकी नज़र में और कौन सी मार्केट्स हैं जो जीसीसी में इस वक्त ओपन हो रही हैं? यार जीसीसी में तो अभी जो सबसे बड़ी खबर वो जनवरी में फॉरेन ओनरशिप लॉ आ रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर। सबसे बड़ी खबर वही है इस वक्त तो। और जब फॉरेन ओनरशिप लॉ आएगा तो उसका मतलब ये है कि आप रिमोटली, मतलब विदाउट गेटिंग अ रेजिडेंसी, आप सऊदी अरेबिया में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जैसे दुबई में भी यही है, जरूरी थोड़ी कि आपके पास रेजिडेंसी हो, प्रॉपर्टी तो आप खरीद सकते हैं। पहले सऊदी अरेबिया में आप नहीं खरीद सकते थे प्रॉपर्टीज, और सऊदी अरेबिया के पास ऑब्वियसली बहुत बड़ा पुल मौजूद है, हमारी होली प्लेसेस हैं वहाँ पे, और फिर रियाद है, जद्दा है, और फिर दमाम है, इस तरह की जगह मौजूद हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैसला किया है इन्होंने, जो जनवरी में फिर इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा। तो वो आई थिंक ड्राइव करेगा पूरे रीजन की इन्वेस्टमेंट को। बट एट द सेम टाइम वो ये कि लोगों को ये देखना है कि भाई सऊदी अरेबिया के मार्केट के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, क्या पोटेंशियल हैं, और उसके हिसाब से फिर लोग जो हैं वो देखेंगे कि भाई उनको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी अर्ली बर्ड मार्केट है, फर्स्ट टाइम खुल रही है। तो उसमें भी टीथिंग इश्यूज होंगे वहाँ पे। तो इस वक्त सबसे बड़ी रीजन की जो खबर है वो सऊदी अरेबिया की फॉरेन ओनरशिप लॉ की है, जो कि जनवरी में आएगा। और उसके साथ साथ ये है कि ओमान ने अपना जो है वो गोल्डन वीज़ा जो है वो रिवाइज कर दिया है। जो पहले 5 मिलियन दरम का हुआ करता था, उसको उन्होंने कम करके 2 मिलियन पे लेकर आ गए। तो तकरीबन 60% इन्होंने कम कर दी है उसकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, और अलाइन किया अपने आप को दुबई के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है ओमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्होंने अभी 31 अगस्त को ये अनाउंस किया है पीछे। तो अब ये कि जैसे जैसे कंपटीशन टेंस हो रहा है, क्योंकि 1 महीना पहले ही कुवैत के रिफॉर्म्स की खबर आई थी, फिर ये कतर की सिचुएशन नजर आई, फिर अब ये फॉरेन ओनरशिप लॉ भी 1-1.5 महीना पहले अनाउंस हुआ था। तो अब ये जो आने वाले कुछ महीने हैं, आई थिंक ये बड़े क्रिटिकल हैं देखने के लिए कि क्या क्या डेवलपमेंट होती हैं। और अगला साल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये लोग आपस में कैसे कॉम्पीट करेंगे एक ही तरह के लोगों को बुलाने के लिए। ठीक है, ज़बरदस्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम भाई आपकी अपडेट्स देने का। आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि जो लोग इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या करके बैठ चुके हैं, तो उनके जहन में बहुत सारे इस तरह के ख्यालात होंगे कि यार ये जो अटैक हो गया है, इसके बाद अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। और लोगों की इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स जब होती है तो उनको डर लगा रहता है। तो आई थिंक ये आपकी बात ठीक है कि हर मुल्क जब डिफरेंट है, यूएई डिफरेंट है, सऊदी डिफरेंट है, कतर डिफरेंट है, उनकी जो जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो डिफरेंट है। तो एक तरह से देखना ठीक नहीं है हर मुल्क को। तो ये खैर टाइम विल टेल, लेकिन जो आपकी बात है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसी हवाले से हम आपसे दोबारा नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा से मिलते हैं, जिसमें हम मज़ीद इसमें डीप डाइव करेंगे कि जो आपने कुवैत का जिक्र किया था कि कुवैत में भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि कुवैत में रिफॉर्म होने का मतलब क्या है, क्या वो भी फॉरेन ओनरशिप खोल रहे हैं या खोलने वाले हैं, तो वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कुवैत के कुछ जो उनके इंटरनल इश्यूज़ हैं उस पर भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या वो ऐसे ही हैं। तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर को लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुवैत कितना डिफरेंट है फ्रॉम अदर जीसीसी कंट्रीज। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात कर लेंगे। एनी लास्ट थॉट बिफोर वी रैप अप? एक और ख़बर आ रही है ओमान से,
वो भी काफ़ी बड़ी खबर है, बट अभी क्योंकि कंफर्म नहीं हुई है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में उसको टच बेस करेंगे, और वो भी ये रेजिडेंसी के हवाले से है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनी हुई है जीसीसी की, वो रेजिडेंसीज बनी हुई हैं। तो उस पर सब कोई ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना। तो ओमान की भी एक खबर है, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी उसकी सारी डिटेल्स नहीं आई हैं और कंफर्मेशन नहीं आई है, तो प्रॉब्ली आने वाले 1 आध हफ्ते में मेरे पास आ जाएंगी डिटेल्स। तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम वो शेयर करेंगे। आई थिंक उससे अंदाज़ा होगा कि कंपटीशन जो है वो कितना ज़्यादा इंटेंस होने वाला है आने वाले एक डेढ़ सालों के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। ओके।